हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में। जो हमारा पार्ट अभी बचा हुआ है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था थोड़ा बहुत पार्ट अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का, और जो भी बचा हुआ पार्ट है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक सेकेंड वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वो वीडियो देख लीजिए, और अगर बेसिक प्रोग्रामिंग का भी वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी आप देख लीजिए। मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम सेकेंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था लिखते कैसे, यहाँ पर हमने देख सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि अरिथमेटिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन कैसे करना है। हम राइट हैंड साइड को पहले इवेलुएट करते थे और फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड में दे देते थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर्स पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो मॉडुलस है वो सिर्फ इंटीजर के लिए वैलिड है, बाकी किसी के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, फिर हमने इसकी और प्रायोरिटीज़ पढ़ी थी। सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को देते हैं, फिर यूनियन माइनस को देते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, तीनों को एक जैसी प्रायोरिटी है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। और अगर सेम प्रायोरिटी आता है तो हम क्या करते थे, उसको लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करते हैं। अगर आपको और इसको डिटेल में जानना है तो आप पार्ट 2 देख लीजिए। तो अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये चेंज कैसे करते हैं, कन्वर्जेशन कैसे रहते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टू सी एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्रॉस है उसको हमने एस से रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो ए एस बी माइनस सी एस डी। ठीक है, तो एम प्लस एन इंटू ए प्लस बी को यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट करता है, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट दिया हुआ है। पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्या करता है, उसको एक सेपरेटली सॉल्व करने के लिए देता है। मतलब हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पैरेंथेसिस वाला, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, और फिर उसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं एग्जांपल्स को हमने किस तरीके से लिखा हुआ है। इस एग्जांपल को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए एस्ट्रेसिस बी एस्ट्रेसिस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये हुआ, क्योंकि अब देखिए सेम प्रायोरिटी है तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन और फिर पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस वाला फिर अलग से ब्रैकेट हमने सॉल्व करना पड़ेगा, D+1। तो D+1 डिवीजन में आ गया, फिर माइनस एक्स डिवीजन, फिर डिवीजन आ गया 3 स्टार एस्ट्रेसिस वाला, 3 एस्ट्रेसिस 2 प्लस वाई, जेड प्लस वाई, सॉरी जेड प्लस वाई। तो जेड प्लस वाई मल्टीप्लिकेशन होना वो पैरेंथेसिस में। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू सी एक्सप्रेशन। फिर अभी हम इसमें पढ़ेंगे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और उसके रिजल्ट कैसे आएंगे। तो देखिए, इससे पहले हम ये एक जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो हम पहले जान लेते हैं। इफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैज इंटीजर ऑपरेंड्स, मतलब एक इंटीजर ऑपरेंड्स है, एंड इंटीजर ऑपरेशंस परफॉर्म, इंटीजर ऑपरेशन इज परफॉर्म इफ एन अरिथमेटिक ऑपरेटर हैज़ वन फ्लोटिंग पॉइंट। और जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर करेंगे तो उसमें एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड रहेगा। ठीक है, और एक इंटीजर पॉइंट ऑपरेंड रहेगा। हाउएवर द इंटीजर विल बी कन्वर्टेड टू द फ्लोटिंग पॉइंट बिफोर द ऑपरेशन इज डन। तो जो ये फर्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखें। तो देखिए, यहाँ पर इसका कहना यह है कि अगर आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें अगर आपके जो एक इंटीजर रहेगा, इंटीजर ऑपरेंड रहेगा और एक फ्लोटिंग ऑपरेंड रहेगा, मतलब एक इंटीजर पॉइंट रहेगा और एक फ्लोटिंग पॉइंट रहेगा, तो आप अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट में, और अगर आप उसका डिवीजन भी करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। और जो सेकंड पॉइंट है, इफ एन ऑपरेटर लाइक प्लस और स्टार एस्टेरिस्क दैट टेक टू ऑपरेंड्स, अ बाइनरी ऑपरेटर हैज ऑपरेंड्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, द लोअर टाइप इज promoted to the higher type before the operation proceeds and the result is of higher type। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सबसे जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो याद कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हमने जो फर्स्ट वाला पॉइंट देखा है, हम उसको एक बार अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ और सी एक्सप्रेशन में इसको कैसे कन्वर्ट करना वो अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर 2/9। तो देखिए, अब जब 2/9 करेंगे तो ये तो डिवीजन नहीं होगा, तो ये सिंपली 0 हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड जो पॉइंट है 2.0/9 वो भी 0 हो जाएगा, फिर 2 9/0 वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 2.0 ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 9/2, तो देखिए, तो इसमें क्या होता है 9/2। सो जब हम इसका डिवीजन करते हैं तो 2 4 8 होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 4 आएगा। जब भी हम 2 इंटीजर की डिवीजन करेंगे सी प्रोग्रामिंग में, तो उसकी वैल्यू भी इंटीजर ही आएंगे, मतलब इसकी वैल्यू 4.5 नहीं आएंगी, इसकी वैल्यू इंटीजर में आएंगी, इसलिए वैल्यू क्या आएंगी, 4 आएंगे। अगर यहाँ पर देखिए 9.0/2 फिर भी 4 आ रहा है। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी अभी हम देखेंगे कि अगर इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि अगर
ए के जो था ये सब सिर्फ इंटीजर था, ठीक है। तो हमने पहले डिफाइन करा था कि के इज़ इंटीजर, तो के इंटीजर था तो आपकी वैल्यू सिर्फ इंटीजर ही आएंगे, फिर वो चाहे फ्लोटिंग वैल्यू हो या फिर सिंपल वैल्यू हो। तो यहाँ पर फ्लोट वैल्यू का भी कुछ यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि वो आखिर में कन्वर्ट किस में हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक फ्लोटिंग वैल्यू है 9.0 डिवाइडेड बाई 2, तो देखिए जो 9.0 डिवाइडेड बाई 2 है तो ये आ जाएगा 4.5। लेकिन जो के की वैल्यू, वो के क्या है, एक इंटीजर है। सो के इंटीजर है तो वो सिर्फ वैल्यू क्या डिनोट करेगा, सिर्फ 4 डिनोट करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर एक फ्लोटिंग वैल्यू रहे या फिर दो फ्लोटिंग वैल्यू रहे तो उसका आंसर फ्लोटिंग वैल्यू आएगा। अगर आप एक वैल्यू इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट है तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आएंगे वो फ्लोटिंग में ही आएंगे। लेकिन अगर जैसे हमने यहाँ पर के को हमने इंटीजर डिफाइन करा हुआ है, सो के इज इंटीजर, तो के को हमने इंटीजर डिफाइन करा हुआ इसलिए सब यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 4 ही वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ पर 4 वैल्यू आ रहे हैं। अभी हम इस वाले में देखेंगे, दूसरे वाले इसमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को हमने फ्लोट वैल्यू डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो ए को हमने फ्लोट वैल्यू डिफाइन कर दिया पहले से। तो अब देखिए 2.9 है तो फ्लोट वैल्यू है, तो ये 0.22 आ रहा, इसमें भी एक फ्लोट वैल्यू, इसमें भी एक फ्लोट वैल्यू है, तो ये पूरा ऐसा आ जाएगा। जब देखिए दो इंटीजर की डिवीजन हो रही है, तो दो इंटीजर की डिवीजन 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और इसको फ्लोट में कन्वर्ट करा इसलिए ये 4.0 आ गया, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 4.0 कर दिया। फिर यहाँ पर 9.0 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फ्लोट आएंगी, क्या आएंगी, इसकी वैल्यू फ्लोट आएंगे 4.5, तो ये ऑलरेडी फ्लोट पे कन्वर्ट है। जो ऊपर वाला पॉइंट था हमारा, जो ये वाला पॉइंट था, ए इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2, जो 9 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू थी वो 4 वैल्यू थी, लेकिन 4 तो इंटीजर है तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना था, इसलिए तो 4.0 आ गया, ठीक है। तो ये होगा टाइप कन्वर्जेशन इसमें, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। फिर ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी इंटीजर लेंगे या फिर उसको फ्लोट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन एडिशन करेंगे तो वो सारी वैल्यू फ्लोट में ही आएंगे, ठीक है। तो अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अभी देख लिया। अभी उसके बाद हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर रहते हैं, एडिशन प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल टू, स्टार एस इक्वल टू एंड स्लैश इक्वल टू। तो आप देख सकते हैं इसको, इस मतलब ए इज इक्वल्स टू A+5 को लिखने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, A+=5। वैसे ए इज इक्वल्स टू A-5 को अगर हम लिखना है तो A-=5 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब इस फॉर्मेट को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जब भी हम प्रोग्राम सॉल्व करेंगे तो प्रोग्राम बहुत जगह लेंदे होता है, तो उसको शॉर्ट में यूज़ करने के लिए हम इस तरह का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर A=5 इज इक्विवेलेंट टू A=S5, तो ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रैशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो जो रैशनल ऑपरेटर है, रैशनल ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़। तो इसका यूज़ यही है कि ये दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिप्रेजेंट करता है, मतलब उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो बताता है, मतलब उन दोनों को कंपेयर करता है, इसलिए इसको हम रैशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। जो ये लेस देन की साइन तो पता है आपको, ग्रेटर देन की भी पता है, लेस देन और इक्वल टू की भी पता है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू भी पता है। सिर्फ यहाँ पर दो चेंजेस आए हैं, इक्वल टू के लिए और नॉट इक्वल टू के लिए। तो यहाँ पर हम भी वो सब वही देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर इक्वल टू बताना है तो हम दो बार इक्वल की साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ये नया है आपके लिए, प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में। और अगर नॉट इक्वल टू अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। डबल इक्वल टू इक्वल के लिए, और इसका इक्वल करेंगे नॉट इक्वल टू के लिए। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये मैं आगे बताऊंगा इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपन हम। तो आपसे भी इतना याद रखें कि किसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लेस देन को, ग्रेटर देन को, लेस देन और इक्वल टू को और नॉट इक्वल टू को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप उतना याद कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो हमने गेट्स तो आपको पता होंगे, अगर नहीं पता होंगे तो आपको बता देता हूँ। तो गेट्स रहते हैं जिसमें एंड गेट रहता है, और गेट रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर हम लॉजिकल एंड पढ़ेंगे, लॉजिकल और पढ़ेंगे, और यूनियनरी नेगेशन ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो लॉजिकल एंड क्या रहता है, इक्वलेट्स टू 1 इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो। तो अगर आपके दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू नॉन जीरो होंगी तो ही उसकी वैल्यू नॉन जीरो होंगी, मतलब 1 एंड 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। अगर 1 एंड 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एंड ऑपरेटर्स की है। तो इसका एंड लॉजिक का कहना यही है कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज़ 1 होंगी तो ही वो आपकी फाइनल वैल्यू 1 होंगी, ठीक है। तो ये हो गया एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। अभी देखेंगे दूसरा है और लॉजिकल। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि एटलीस्ट वन ऑपरेंड इज नॉन जीरो।
तो एटलीस्ट कोई ना कोई एक नॉन ऑपरेंड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब मैं इसके एग्जाम्पल लूँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अगर 1 और 0 होगा तो भी इसकी आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर 0 और 0 आ गया तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो एक ही केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया और के बारे में। फिर उसके बाद आता है यूनियन निगेशन। यूनियन निगेशन है कि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 है तो उसकी वैल्यू 0 वैल्यू इज़ 1 इफ ऑपरेंड इज 0, वैल्यू इज 0 इफ ऑपरेंड इज नॉन 0। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि एवरी नॉन जीरो नंबर इज कंसिडर एज 1। मतलब अगर आप 10 लेंगे, 20 लेंगे, इस सबको हम 1 कंसिडर करेंगे। सिर्फ जीरो को जीरो कंसिडर करते हैं, उसके अलावा जो भी नॉन जीरो नंबर होगा उस सारे को हम 1 कंसिडर करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, फिर अभी आप इसके एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, व्हेन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आर यूज ऑन आइदर साइड्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विल इवैल्यूएट फर्स्ट एंड देन रिजल्ट इज कंपेयर्ड। तब देखिए a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस डी इज सेम एज पैरेंथेसिस a प्लस बी इज ग्रेटर देन पैरेंथेसिस सी प्लस डी। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, पहले हम उन दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर देते हैं। मतलब यहाँ पर a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस डी है, तो हम पहले a प्लस बी को सॉल्व करेंगे, उसको पैरेंथेसिस में रख देंगे, और फिर c प्लस डी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप ये भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखें। मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप फिर भी इसको ध्यान रखें। ठीक है, अभी हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल देख लेंगे। तो पहला देखिए 2 इज ग्रेटर देन 1। सो 2 इज ग्रेटर देन 1 यह ट्रू है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, फिर 50 इज नॉट इक्वल टू 100, ये भी ट्रू है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गए। तो देखिए 1 एंड 1 क्या था, 1 आएगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो 2 इज ग्रेटर देन 1 यह ट्रू है, तो ट्रू के लिए वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है, और फॉल्स के लिए वैल्यू रहती है 0, जब भी हम इस तरीके का सॉल्व करेंगे। तो 2 इज ग्रेटर देन 1 ये ट्रू है, तो इसलिए 1 आ गया, और 50 इज नॉट इक्वल टू 100 ये भी ट्रू है, तो 1 आ गया। सो 1 एंड 1, तो हमने एंड में क्या पढ़ा था, अगर दोनों भी अगर ऑपरेटर्स 1 रहेंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल, तो इसका फाइनल वैल्यू आ गई 1 आ गई। दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे नॉट 10, तो हमने देखा था कि 0 को छोड़ के जो भी वैल्यू रहेंगी वो वैल्यू 1 रहेंगी। तो निगेशन ऑफ 1 क्या देखा था हमने, 0, तो निगेशन ऑफ 1 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 10 प्लस 20, तो हमने ऊपर भी यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा था, पहले हम पेरेंट मतलब इस तरीके को सॉल्व करेंगे, तो 10 प्लस 20 को सॉल्व करेंगे वो हो जाएगा 30, 30 इज नॉट इक्वल टू 100, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और 0 एंड 1 क्या आ जाएगा, 0, तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉब्लम। अभी हम थर्ड पैरेलल का पढ़ेंगे। तो देखिए हमने 20 जो नॉन जीरो नंबर है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और निगेशन ऑफ 1 क्या था, 0, तो ठीक है पहली वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 0 की इक्वल। फिर उसके बाद जो 120 इज ग्रेटर देन 100 एंड प्लस 10, तो पहले हम 110 को सॉल्व करेंगे, 100 प्लस 10 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 110, 120 इससे ज़्यादा तो ये आ गया 1, और हमने पैरेलल में मतलब और लॉजिक में पढ़ा था 0 और 1 इज़ 1, तो ये आ गया 1। और इसके साथ ये चौथा एग्जाम्पल भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का भी थोड़ा बहुत पार्ट होता हुआ। फिर पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में हमें देखेंगे कि जो ऑपरेटर है प्लस प्लस 1 माइनस माइनस 1 और आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस, तो ठीक है, तो इस ऑपरेटर का हम थोड़ा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो हम पहले देख सकते हैं जो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, तो इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो जब हम आगे इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, जब मतलब जब प्रोग्राम करेंगे हायर लेवल के जब प्रोग्राम करेंगे तो इसका यूटिलाइजेशन होता है। तब आप यहाँ पर इतना याद रख लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स एंड x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। आप इसका यूटिलाइज आप इसको याद कर लीजिए। और y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आप इसको अभी के लिए याद कर लीजिए, मैं आपको इसको जब हायर लेवल के प्रॉब्लम लूँगा तब आपको इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अभी बेसिक तो अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स। तो जो x की वैल्यू रहती है वो पहले हम y को दे देंगे और फिर x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। ये हो गया पहले का कहना है। ठीक है, वैसे जैसे हमने इंक्रीमेंट के लिए है वैसे भी डिक्रीमेंट के लिए भी रहेगा। ठीक है, ये हो गया पहले पॉइंट के बारे में। अब जो दूसरा पॉइंट है इसमें क्या है, y प्लस प्लस एक्स। तो इसमें क्या होता है, पहले x की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और फिर वो वैल्यू हम y को दे देते हैं। ठीक है, y प्लस प्लस एक्स में क्या करते हैं, x की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं, मतलब x 1 से बढ़ा देते हैं और फिर उसकी वैल्यू हम y को दे देते थे। ठीक है, तो ये होगा इस पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा बहुत
जान लीजिए। तो इस वाले वीडियो में हमने देख लिया कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, फिर लॉजिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर और इस टाइप्स ऑफ कन्वर्जेशन असाइनमेंट। तो हमने देख लिया कि इसको किस तरीके से हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो आप इतना, आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और सेकंड वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो आप वीडियो वो भी देख लीजिए। ये सारे जो ऑपरेटर्स है ये हम अभी सिर्फ याद कर लेते हैं, क्योंकि हम जब आगे जब प्रोग्राम सॉल्व करेंगे तो तब हमें वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तब इसका यूज़ होता है। तो अभी के लिए सिर्फ इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर चैनल, अगर आपने अभी तक सेकंड पार्ट नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, मतलब आपको आने वाले वीडियोज़ के लिए जानकारी मिलेगी। क्योंकि हमने यहाँ पर बेसिक से प्रॉब्लम लिए हुए हैं, बेसिक से प्रोग्राम पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए आसान होगा समझने के लिए। इसलिए आप पहले से वीडियो को देखिए, ठीक है, और स्किप मत कीजिए। थैंक यू।